नमस्कार। आज के हमारे वीडियो का विषय है अनुस्वार। तो इसको आसानी से समझें और यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, आज के हमारे वीडियो का विषय है हिंदी की बिंदी। हिंदी की बिंदी का हिंदी में बड़ा ही महत्व है। तो यह बिंदी सामान्य बिंदी नहीं, इस बिंदी का एक उच्चारण ही नहीं होता, इस बिंदी के 5 उच्चारण होते हैं। अब आप कहेंगे कि एक ही बिंदी के 5 उच्चारण कैसे? तो हाँ, इस बिंदी के 5 उच्चारण होते हैं। तो जो ये हिंदी की बिंदी है, जो यहाँ पर लगी है ये बिंदी, ये हम इसे क्या बोलते हैं? अनुस्वार। क्या बोलते हैं हम इसको? अनुस्वार। अनुस्वार को ऐसे समझ सकते हैं, अनु प्लस स्वर, अर्थात स्वर के पीछे आने वाला। तो यहाँ शिरोरेखा पर जो ये डॉट का चिन्ह है, ये ही हिंदी की बिंदी कहलाती है और ये एक नासिक्य ध्वनि है। अब हम आगे समझेंगे कि ये नासिक्य ध्वनि कैसे है, हिंदी की बिंदी का क्या महत्व है, इसके कौन से 5 उच्चारण हैं। तो व्याकरण की भाषा में हिंदी की बिंदी को क्या बोला जाता है? अनुस्वार बोला जाता है। इसके बारे में एक छोटी सी कविता भी है। ये लिखी तो पता नहीं किसने है, लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो हिंदी का महत्व बताया है ना हमें, तो उसके बारे में ये, हिंदी की चिंदी उड़ती थी, बिंदी कौन लगाता, भारत के साहित्य गगन में जो हरिश्चंद्र न आता। तो हिंदी के महत्व को बढ़ाने वाले विद्वान हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो उसके बारे में ये कविता है। तो हिंदी की बिंदी का बहुत ही महत्व है। किसी शब्द में बिंदी कहाँ लगेगी, इसका एक सरल सा फॉर्मूला है, लेकिन सर्वप्रथम इसके कौन कौन से उच्चारण हैं हम देखेंगे। सबसे पहले हम बिंदी शब्द को ही लिख के देख लेते हैं। बिंदी, बी के ऊपर जो ये डॉट लगा हुआ है, ये अनुस्वार है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बि आधा न और दी। यहाँ बिंदी में इस बिंदी का उच्चारण आधा न है। इस बिंदी का उच्चारण यहाँ पर क्या है? आधा न है। लेकिन हर शब्द में बिंदी का यही उच्चारण है? नहीं, हर शब्द में बिंदी का आधा न वाला उच्चारण नहीं होता है। जैसे कि कुछ शब्द हम देखते हैं, कंघा और कंधा। कंघा और कंधा दोनों को जब हम उच्चारित करेंगे तो दोनों में हल्का सा अंतर दिखाई देगा। अच्छा, बोल के देखिए आप, कंघा बोलिए या कंधा बोलिए, दोनों शब्दों को आप बोलकर देखेंगे, लेकिन उच्चारण करेंगे तो थोड़ा सा अंतर हमें ज़रूर समझ में आएगा। बताओ, क्या इन दोनों शब्दों में बिंदी का एक ही उच्चारण है? बोल के देखिए आप, इसको बोल लिया। यहाँ कंधा में आधा न का उच्चारण आ रहा है। जो कंधा शब्द है उसमें आधा न का उच्चारण है, जबकि कंघा में कुछ और है। कंघा में कुछ और है। अब हम इसको समझेंगे और भी आगे। अब हम एक और शब्द देखते हैं, संबंध। देखो यहाँ पर तो दो बिंदियाँ हैं। इस शब्द में 2 बिंदियाँ हैं, लेकिन दोनों का उच्चारण समान नहीं होगा, दोनों के उच्चारण भिन्न होंगे। देखो, स आधा म, ब आधा न, ध। तो एक बिंदी का उच्चारण तो आधा म और दूसरी बिंदी का उच्चारण आधा न। तो पहली बिंदी का उच्चारण आधा म, दूसरी बिंदी का उच्चारण आधा न। किसी भी शब्द पर लगी बिंदी का उच्चारण क्या होगा, वह निर्भर करता है इस पर कि उसके बाद आने वाला अक्षर क्या है, वह किस वर्ग का है। अर्थात जब बिंदी के बाद आने वाला अक्षर क्या है, वह किस वर्ग का है। जैसे हम अभी इसको ऐसे, ये शब्द देखिए, बिंदी। बिंदी, तो मैंने आपको बताया है कि बिंदी के बाद आने वाले अक्षर के ऊपर इस बिंदी का उच्चारण निर्भर करता है। हम इसको यहाँ देखते हैं, कंघा। तो बिंदी के बाद कौन सा अक्षर आ रहा है? घ आ रहा है। तो घ कौन से वर्ग का है? ये क वर्ग का है। क, ख, ग, घ।
ग, ठीक है। और कंधा, ये कंधा बिंदी के बाद कौन सा अक्षर आ रहा है? ध। तो ध कौन से वर्ग का है? त, थ, द, ध, न। तो इनका उच्चारण, इस बिंदी का उच्चारण और इस बिंदी का उच्चारण उनके बाद आने वाले अक्षरों के वर्ग पर निर्भर करता है। अब हम इसको आगे समझते हैं। ऐसे मैंने कल आपको बताया भी था कल के वीडियो में कि 5 वर्ग होते हैं व्यंजनों के, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये 5 मुख्य वर्ग होते हैं। क वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं, च वर्ग में भी 5 व्यंजन होते हैं, ट वर्ग में भी 5 व्यंजन होते हैं, त वर्ग में भी 5 और प वर्ग में भी 5। और इनकी ध्वनियाँ मैंने आपको कल ही बता दी थी। क वर्ग कंठ्य ध्वनि है, च वर्ग तालव्य ध्वनि है, ट वर्ग मूर्धन्य ध्वनि है, त वर्ग दंत्य ध्वनि है और प वर्ग औष्ठ्य ध्वनि है। अब हम इसको देखेंगे कि क वर्ग का जो अंतिम अक्षर है ये ङ, और च वर्ग का ये अंतिम अक्षर है न्य, और ट वर्ग का अंतिम अक्षर है अण, त वर्ग का न और प वर्ग का म। तो ये 5वें नंबर पे आते हैं। 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पे आते हैं। 1 2 3 4 5, ये 5 1 2 3 4 5 ये हर वर्ग के पंचम अक्षर कहलाते हैं। हर वर्ग के पंचम अक्षर हैं ये, 5वें नंबर पर आएंगे ये, ठीक है। ये हर वर्ग के पंचम अक्षर हैं और सबसे बड़ी इनकी विशेषता ये है कि ये नासिक्य ध्वनियाँ हैं। ये क्या है? नासिक्य ध्वनियाँ हैं। तो जब मैंने आपको बताया है कि बिंदी लगने के बाद जो व्यंजन आता है तो हम देख लेते हैं कि वो किस वर्ग का है। तो उसी वर्ग का पंचम अक्षर का उच्चारण उसमें होता है। उच्चारण की बात है, लिखने में हम अनुस्वार के रूप में बिंदी ही लगाते हैं, लेकिन जब हम उनका उच्चारण करते हैं तो हमें उस वर्ग का पंचम अक्षर का उच्चारण करना होगा। ये ङ, ये न्य, ये ण, ये न और ये म। तो इन सभी वर्गों में पंचम वर्ण नासिक्य ध्वनि है। यही ध्वनियाँ शब्द के या तो मध्य में आएगी या अंत में आएगी और ये अनुस्वार का कार्य करती है। ये जो 5 ध्वनियाँ हैं वो पंचम अक्षर हैं, जो हर वर्ग के पंचम अक्षर हैं, जिनको हम नासिक्य ध्वनियाँ भी कहते हैं। ये क्या होगा? ये किसी भी शब्द के मध्य में या अंत में आकर अनुस्वार का कार्य करती है और इसको शिरोरेखा पर बिंदी के रूप में हम लिखते हैं। शब्द के मध्य में अनुस्वार कैसे कार्य करता है यदि हम समझ लेते हैं। यदि स्वर रहित पंचम वर्ण ङ, न्य, न, न, म के बाद उसी वर्ग का कोई व्यंजन आए तो लेखन में पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का ही प्रयोग होता है। हम वहाँ पर लिखते नहीं हैं, हम सीधा क्या लगा देते हैं? बिंदी लगा देते हैं हर वर्ग का। लेकिन उच्चारण, हमें उच्चारण पर ध्यान देना है, किंतु उच्चारण में उस वर्ग के पंचमाक्षर की ध्वनि से ही उच्चारित करेंगे। लिखने में हम क्या लगाएंगे? अनुस्वार लगाएंगे, ठीक है। उसी वर्ग का कोई व्यंजन आए अगर इन ध्वनियों के 5 ध्वनियों के पीछे, तो हम बोलने में तो उसका उच्चारण उसी ध्वनि के अनुसार करेंगे, लेकिन लिखने में केवल अनुस्वार लगा देंगे। अब हम देखते हैं जैसे गंगा, ठीक है। अब गंगा को ऐसे समझो, ये हमने यहाँ पर अनुस्वार लगा दिया है, लेकिन इसका उच्चारण कैसे करेंगे हम? पहले तो ये देखें हम, गंगा के बाद कौन सा अक्षर है? ग, ठीक है। अब ये ग है, ये किस वर्ग का है? ये क वर्ग का है। क, ख, ग, घ और ङ, ठीक है। तो यहाँ पर जो क वर्ग का पंचम अक्षर है वो हम ऐसे बोलेंगे इसको, ठीक है। यहाँ इसका उच्चारण ऐसे नहीं होएगा। ऐसे ही चंचल शब्द को देखते हैं हम। च के ऊपर बिंदी है, लेकिन इसके बाद वाले व्यंजन को हमको देखना है, ये है च। तो च वर्ग का है और च वर्ग का जो पंचमाक्षर है वो ये होता है न्य, ठीक है। ये आधे रूप में ही आता है। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिखेंगे, लिख के देखेंगे, उच्चारण करेंगे हम ज़्यादातर चंचल। यहाँ पर ये नहीं आएगा, लेकिन हम ऐसे नहीं लिखते हैं, हम इनको अनुस्वार लिखते हैं। हाँ, बोलते समय हमें इन ध्वनियों का ध्यान रखना है।
तो यहाँ गंगा शब्द में अनुस्वार के बाद वाला व्यंजन ग है, तो ग क वर्ग का व्यंजन है, इसलिए इसमें क वर्ग के पंचमाक्षर का प्रयोग हुआ है। हम अन्य भी देख लेते हैं उदाहरण इसके। घंटा, दंत, पंप। अब घंटा, इस बिंदी के बाद कौन सा अक्षर है? ट है, तो ये है ट वर्ग का। तो ट वर्ग में अण ये आता है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, घंटा लिखेंगे तो हम शुद्ध रूप तो यही, लेकिन बोलने का रूप है। यहाँ पर क्या है? ट वर्ग का अंतिम वर्ण न का प्रयोग हुआ है। दंत, यहाँ पर हम त के हिसाब से देखेंगे, त वर्ग में न आता है तो आधा न का प्रयोग करेंगे। पंप में ये प है, तो ये प वर्ग का है, प फ ब भ म, तो प इसमें लास्ट में क्या आता है? म आता है ना, पंचमाक्षर क्या है? प वर्ग का म है, तो इसको आधा म के रूप में इसको ऐसे उच्चारित करेंगे। तो ट वर्ग का अंतिम वर्ण न का प्रयोग करेंगे, दंत में त वर्ग का अंतिम वर्ण न का प्रयोग करेंगे और प वर्ग का अंतिम वर्ण म का प्रयोग करेंगे। अब हम इसको आगे देखते हैं। ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? मैंने आपको पहले भी बताया था कि श, श, स, ह ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। इनसे पूर्व अनुस्वार का ही प्रयोग होता है, आधा अक्षर नहीं आता। इसमें पूर्ण अनुस्वार का प्रयोग होता है। आधा, हम इससे पहले क्या देखा था हमने कि आधे अनुस्वार का प्रयोग होता था, आधा न, आधा म, आधा न्य, आधा न, लेकिन इसमें पूर्ण अनुस्वार का प्रयोग, अर्थात जिस वर्ण पर अनुस्वार लगा होता है उसका अगला वर्ण यदि श, श, स, ह है तो कोई एक हो तो अनुस्वार ही बना रहता है, वह आधे व्यंजन में परिवर्तित नहीं होता। जैसे कि वंश, अब बिंदी के पीछे क्या है? ऊष्म व्यंजन है स, तो यहाँ पे हम इसको आधा करके नहीं लिखेंगे, व आधा न श। हंस, ये अनुस्वार ही बना रहता है, हम इसको नहीं लिखेंगे आधा न करके। संहार, यहाँ पे पीछे ह है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नहीं कि आधा न करके नहीं लिखेंगे, वो गलत होगा। हम ऐसे इनको कभी भी ऐसे नहीं लिखेंगे, ये बिल्कुल गलत होगा। यहाँ पर अनुस्वार ही बना रहेगा। अब हम बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन यरलव को बोलते हैं, और ऊष्म व्यंजन आए तो निश्चित रूप से म के स्थान पर अनुस्वार ही आएगा। अंतस्थ व्यंजन हो या ऊष्म व्यंजन हो तो उनकी जो बिंदी का उच्चारण होगा म होगा, लेकिन अनुस्वार ही आएगा। हम उसको आधा म करके या आधा न करके कुछ भी नहीं लिखेंगे। जैसे कि संसार, तो संसार हम ऐसे ही लिखेंगे, ये शुद्ध होगा। संवाद, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, संवाद। ठीक है, तो शब्द के अंत में अनुस्वार, कई बार शब्द के अंत में भी आधा म आने पर अनुस्वार के रूप में ही लिखा जाता है। जैसे स्वयं, तो हम पीछे म नहीं लिख के यहाँ पर बिंदी लगा देंगे। अहम, तो पीछे म नहीं लिख के हम यहाँ पर बिंदी लगा देंगे, ये अनुस्वार का प्रयोग है। अब अगले वीडियो में मैं अनुनासिक ध्वनियों की बात करूँगी। धन्यवाद।